ज्ञानवापी मामले में एडीजे 14th कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। योगेंद्र नाथ व्यास की याचिका खारिज कर दी कोर्ट ने। योगेंद्र नाथ व्यास सोमनाथ व्यास के भतीजे हैं, जो खुद 1991 मूलवाद मामले में वादी बनना चाहते थे, लेकिन उनकी याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। इस फैसले से पहले जो आर्ग्यूमेंट हुआ, उस आर्ग्यूमेंट में महर्षि वेद व्यास का जिक्र हुआ। योगेंद्र नाथ व्यास ने कहा कि हम महर्षि वेद व्यास के वंशज हैं, लिहाजा व्यास गद्दी पर हमारा अधिकार बनता है और इस लिहाज से हम 1991 के मूलवाद में वादी बनने की जो शर्त है उसको पूरी करते हैं, लिहाजा हमें भी विजय शंकर रस्तोगी के साथ शामिल किया जाए वादी के तौर पर। लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, उनके तर्क को नहीं माना। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विजय शंकर रस्तोगी जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वाद मित्र हैं लॉर्ड विशेश्वर के मूलवाद के मामले में। सर, क्या बड़ी इंटरेस्टिंग हम देख रहे हैं, ये जो फैसला है बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और जिन बातों, जिन तर्कों को, जिन तथ्यों को ध्यान में रखकर कोर्ट ने फैसला सुनाया वो तो अद्भुत है। अवश्य ही अद्भुत है, क्योंकि जिन तथ्यों के आधार पर योगेंद्र नाथ व्यास के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, उसमें यह तथ्य शामिल कर दिया कि महर्षि वेद व्यास ज्ञानवापी परिसर में रहते थे और महर्षि वेद व्यास ने ही ज्ञानवापी परिसर में रहते हुए व्यासपीठ की स्थापना किया है और व्यास गद्दी वहाँ है और उसी महर्षि वेद व्यास के खानदान से हम लोग हैं। जो पंडित सोमनाथ व्यास को भी लिया इन्होंने और उनके पहले के उनके पूर्वजों को भी जोड़ते हुए महर्षि व्यास का उत्तराधिकारी बताते हुए अपने को इस वाद में, जो मूलवाद है 610 सन 1991, उसमें पक्षकार बनने के लिए अपना प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन मेरे द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों और पौराणिक तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए माननीय न्यायालय में यह साक्ष्य दिया गया स्कंद पुराण का काशी खंड, जो उस काशी खंड का विवरण हमने दिया जिसमें महर्षि वेद व्यास का महात्म का प्रखंड भी उसमें वर्णित है। इस पौराणिक तथ्य को देते हुए मैंने माननीय न्यायालय से यह बताया कि महर्षि वेद व्यास ज्ञानवापी परिसर में अवश्य रहते थे, उनके शिष्यगण भी रहते थे और वे अपनी जो आजीविका थे, भोजन इत्यादि जो प्राप्त करते थे, वो स्रोत भिक्षा का था और उस भिक्षा से जो भी प्राप्त होता था अपने और अपने शिष्यों के साथ उसको भोजन करके वो तृप्त हुआ करते थे और भगवत भजन, भगवान शिव की आराधना, माँ पार्वती की आराधना और अन्य अन्य देवी देवताओं की आराधना करते हुए पौराणिक और वेद इत्यादि के अनेक भाष्यों को उन्होंने लिखा। तो आपने ये पौराणिक घटना का काशी खंड के जरिए कोर्ट को आपने बताया कि उनका निष्कासन काशी से क्यों हुआ, और जब वो काशी में थे ही नहीं तो फिर उनके वंशज ये हुए कैसे? काशी खंड में यह स्पष्ट रूप से वर्णन है कि काशी के ज्ञानवापी क्षेत्र में भगवान शिव के लिए समक्ष जो कोई भी रहता है उसे क्रोध रहित होना चाहिए, उसे क्रोध नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने माँ पार्वती से यह कहा कि इस महर्षि वेद व्यास की परीक्षा लो कि इसे ये क्रोध पर नियंत्रण इनको है या नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि यह इनकी परीक्षा लेकर के आप बताओ हमको कि इनका क्रोध आता है कि नहीं। तो माँ पार्वती ने स्वयं इस बात का माया जाल फैलाया कि इनको जो प्राप्त होने वाली भिक्षा है काशी में इनको प्राप्त हुआ है, हो ही नहीं। इसलिए उन्होंने ये कर दिया कि कहीं कहीं इनको भिक्षा ना मिले। तो काशी में इनके और इनके शिष्यगण घूमे, लेकिन इनको
भिक्षा नहीं मिला। 1 सप्ताह तक भूखे रहने के बाद क्रोध आ गया। शिष्य सहित इनको भयंकर क्रोध आया और काशीवासियों को इन्होंने श्राप दे दिया कि 3 पीढ़ी तक काशीवासी दरिद्र रहेंगे। इससे माँ पार्वती और शंकर भगवान बहुत कुपित हुए और कहा कि ऐसा व्यक्ति जो इतना क्रोधित होता है और जिनका कोई दोष नहीं है, काशीवासियों को इस प्रकार का श्राप देता है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानवापी में और काशी में एक क्षण भी रहने देना उचित नहीं है और तत्काल इनको कहा कि काशी छोड़ दो। लेकिन इन्होंने माँ पार्वती से और माँ भगवान शंकर से ये प्रार्थना किया कि मुझे निष्कासित आप कर दें अवश्य, लेकिन 2 दिन के लिए भगवान शिव की आराधना के लिए, दर्शन पूजा के लिए मुझे छूट प्रदान कर दिए। काशी रहने की, काशी आने की केवल भगवान का मैं दर्शन करूंगा और चला जाऊंगा। तो 2 दिन के लिए उनको छूट दिया गया है। अष्टमी में और चतुर्दशी में 2 दिन आप केवल आएंगे, अन्यथा काशी में आप नहीं आएंगे। काशी में अगर आएंगे इस श्राप का उल्लंघन करके तो आप समूल नष्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद ये काशी छोड़कर चले गए। काशी छोड़ करके चले गए और गंगा के उस पार व्यास काशी की स्थापना किया, जो वर्तमान में रामनगर के रूप में है। वही व्यास काशी का स्थान है। व्यासनगर एक स्टेशन भी, रेलवे स्टेशन भी है। तो क्या इस पौराणिक कथा के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया या और भी तथ्य थे उसके आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया? इस पौराणिक कथा का कितना महत्व था एडीजे 14 के फैसले में? यह अधीनस्थ न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट वाराणसी ने भी इस तथ्य को और साक्ष्य को लेकर के यह बताया है कि इस पौराणिक साक्ष्यों के आधार पर इनका जो प्रार्थना पत्र है, जो वर्णन किया है तथ्यों का, वह बिल्कुल गलत है। इस आधार पर इनको कोई लाभ नहीं प्राप्त हो सकता। तो योगेंद्रनाथ व्यास ने जो अपना संबंध महर्षि वेद व्यास से जोड़ा और इस आधार पर याचिका दाखिल की, कोर्ट ने ये नहीं माना कि महर्षि वेद व्यास के वंशज होने के नाते सिर्फ इनको इसमें वादी बनाया जाए, या पौराणिक कथा के आधार पर कि उनको काशी से निष्कासित कर दिया गया था तो फिर वेद व्यास गद्दी का ही अस्तित्व समाप्त हो गया। तो फिर ये किस तरीके से अपने आप को व्यासपीठ से जुड़ा हुआ या उनका वंशज बताते हैं? उनकी लीगेसी ही खत्म हो गई। आधार क्या था कोर्ट का फैसला सुनाते समय? आधार यही था कि महर्षि व्यास के द्वारा स्थापित यह व्यासपीठ नहीं है और न ही व्यास के खानदान के, चूंकि वो महाभारत काल के चंद्रवंशी क्षत्रिय परिवार से थे और ये ब्राह्मण हैं, इसलिए इनका कोई उत्तराधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। इस आधार पर भी माननीय न्यायालय ने इनके प्रार्थना पत्र को निरस्त किया। और दूसरा आधार ये सब बहुत महत्वपूर्ण था कि यह प्रतिनिधित्ववाद है। प्रतिनिधित्ववाद 1991 में जब फाइल किया गया तो पूरे देश के लोगों को बुलाया गया कि आप जो कोई भी इसमें इंटरेस्टेड है वो पार्टी बन सकता है, या वादी या प्रतिवादी। लेकिन वाइड सर्कुलेशन राष्ट्रीय समाचार पत्रों में पूरे देश भर में होने के पश्चात भी कोई व्यक्ति आया नहीं और ये व्यास परिवार के ये योगेंद्र व्यास भी नहीं आए। तो कोर्ट ने यह आदेश किया है, निर्णय दिया है कि उस जो नोटिस में तिथि दी थी, उस तिथि के बाद किसी का भी प्रार्थना पत्र ग्रहणीय नहीं है पक्षकार बनने के लिए। और इस समय विजय शंकर रस्तोगी मुझे ये कहा, पूरा वर्णन किया है कि 11/10/2019 को पंडित सोमनाथ व्यास की मृत्यु के बाद मुझे वाद मित्र बनाया गया और वह पंडित हरिहर पांडे के प्रार्थना पत्र पर बनाया गया, जो वादी संख्या 4 थे। और उस समय से जो मैं इस वाद की प्रगति के लिए कार्य यहाँ न्यायालय में, अपीलेट न्यायालय में, रिविजनल कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में
जिस प्रकार से मैंने पैरवी किया है वह सराहनीय है और कोर्ट ने उसकी प्रशंसा करते हुए इनकी एप्लीकेशन खारिज कर दिया। खारिज कर दिया। तो एक आखिरी सवाल, टाइटल सूट में तो अभी पक्षकार बनने को लेकर मूलवाद में हम भी वादी रहेंगे, हम भी पक्षकार रहेंगे, तो अभी तो इसी लेवल पर हम सुनवाई देख रहे हैं, कभी फास्ट ट्रैक कोर्ट में, कभी जिला जज की न्यायालय में, कभी एडीजे कोर्ट में। मामला कैसे आगे, इसमें प्रगति कैसे होगी, क्योंकि ये टाइटल सूट का मामला है, इसका जो भी फैसला होगा, हालांकि फैसला हाईकोर्ट से ही होना है, जिला स्तर पर क्या जिला न्यायालय से इस पर कोई फैसला हो सकता है, संभव है? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो अधिवक्ता भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन लोगों का व्यवसाय है यह, और उस व्यवसाय के नाते अनेक उन लोगों ने अपने आय के स्रोत पैदा कर लिए हैं, और जिनसे ये जितने भी एप्लीकेशंस पार्टी बनने के लिए इस मूलवाद में दिए जा रहे हैं वो उन्हीं के द्वारा प्रायोजित है और उन्हीं के द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त है। और इन लोगों के का मकसद ही ये कि यह जो हिंदुओं का, समस्त देश के लोगों का जो, इसको आगे न बढ़ने दिया जाए। लेकिन प्रभु सब देख रहे हैं और प्रभु के की उन सारे लोगों के एप्लीकेशंस खारिज हो गए हैं। कोई अपील में है, कोई रिवीजन में है, कोई इस इधर उधर जो है वो अपना कर रहा है, लेकिन लोअर कोर्ट से सबकी एप्लीकेशंस खारिज हो चुकी हैं। अब कोई एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन बची है, उस एप्लीकेशन में भी संशोधन के माध्यम से आगे बढ़ाने की उसको प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन वो भी जल्दी ही खारिज होने की स्थिति में आ गई है। चलिए, तो अंजुमन इंतजामिया बनाम लॉर्ड विशेश्वर 1991 मूलवाद, ये टाइटल सूट का मामला है। इस मामले में जो भी फैसला आएगा वो फैसला एक पूरे कम्युनिटी पर लागू होगा, यानी या हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष, मालिकाना हक किसका होगा, इस टाइटल सूट से ये तय होना है। जी, एक तथ्य और भी बताऊं कि यह जो जिला न्यायालय है और सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस है, हमने माननीय उच्च न्यायालय में इस केस को ट्रांसफर करने के लिए पिटीशन फाइल किया है और माननीय उच्च न्यायालय से यह निवेदन किया है कि फुल बेंच कंस्टिट्यूट करके, गठित करके इस केस का 3 जजों के माध्यम से त्वरित फैसला करा दिया जाए, हाईकोर्ट मंगा करके, और वह जनवरी में तुरंत लिस्ट होने की संभावना है। चलिए, तो मूलवाद के मामले में जितने भी मामले जिला जज की न्यायालय में चल रहा है, सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, इन तमाम मामलों को क्लब करके हाई कोर्ट फुल बेंच गठित करके इसकी त्वरित सुनवाई करे, इस पर त्वरित फैसला दे। चूंकि ये टाइटल सूट का मामला है, ये पूरे कम्युनिटी पर इसका जो फैसला है वो लागू होना है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एडीजे 14th कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो अद्भुत है। कोर्ट ने ये माना कि महर्षि वेद व्यास, चूंकि उनको काशी से निष्कासित कर दिया गया था, पौराणिक आधार है इसका, काशी खंड में वर्णित है। विजय शंकर रस्तोगी जी जो वाद मित्र हैं, उन्होंने बकायदे स्कंद पुराण का काशी खंड कोर्ट के सामने रखा और कोर्ट ने काशी खंड में वर्णित जो तथ्य हैं, उन तथ्यों के आधार पर जो योगेंद्र नाथ व्यास है उनकी याचिका खारिज कर दी। तो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी है और इंटरेस्टिंग भी। अमित सिंह, TV 9 UP, वाराणसी। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा।